हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सीबीआई के बारे में, जिसे कि हम लोग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नाम से जानते हैं। अभी ये टर्म जो है आप देख रहे हैं कि काफ़ी न्यूज़ में है। जब से सुशांत सिंह वाला केस हुआ है तब से लोगों का ऐसा कहना है कि महाराष्ट्र पुलिस जो है, मुंबई पुलिस जो है वो काम नहीं कर रही है, सही तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है उस केस को, तो हमें सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं, सुनते हैं और बात करते हैं, लेकिन उन टर्म्स के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती। तो सीबीआई भी उन्हीं में से एक टर्म है जिसमें कि लोगों को जो जितनी जानकारी होनी चाहिए आइडियली, जैसे उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे काम करती है, कैसे केसेस उसके पास रेफ़र किए जाते हैं, उसका फॉर्मेशन क्यों हुआ था, यानी किस काम के लिए उसका फॉर्मेशन हुआ था, इस चीज़ के बारे में जानकारी जनरली नहीं होती। तो हम लोग इस वीडियो में इन सारे पॉइंट्स को कवर करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग बाकी की कुछ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे, बिकॉज ये ज़रूरी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज बहुत सारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनका अपना अपना पावर है, स्पेसिफिक उनके लॉज हैं जिनके अंतर्गत उन्हें बनाया गया है, जिनके अंतर्गत उनका फॉर्मेशन हुआ है, ओके, और उनका अपना एक स्पेसिफिक दायरा है जिसके अंतर्गत वो काम करती हैं। तो उनके बारे में भी मैं थोड़ा सा डिस्कशन ज़रूर करूँगा इस वीडियो में, ताकि आप बाकी की इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं उनसे सीबीआई को अलग करके आप पहचान सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी हिस्ट्री से। ओके, इसकी हिस्ट्री को समझने के लिए, यानी आप अगर इसके रूट को पता करना चाहें कि सीबीआई स्टार्ट कब से हुआ, तो हमें जाना पड़ेगा इंडिपेंडेंस के पहले, 1947 के पहले। 1941 में एक डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। ओके, तो उस समय वॉर पे, यानी वर्ल्ड वॉर 2 का समय था वो, तो वॉर पे स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो गवर्नमेंट का ये कंसर्न था ना कि जो स्टेट की पुलिस है वो ब्राइबरी एंड करप्शन वाले मैटर्स को डिटेक्ट करने और उन्हें इन्वेस्टिगेट करने में एफिशिएंट नहीं है। ओके, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो आता है स्टेट के पावर में, वो स्टेट का अपना एरिया है लॉ एंड ऑर्डर। ओके, लेकिन पर्टिकुलरली करप्शन वाले मामले जो हैं और करप्शन एंड ब्राइबरी वाले मैटर्स जो हैं, जिनमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट का वो उस समय का जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर था, ओके, वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, जिसमें कंसर्न था, तो उन्हें डिटेक्ट करने के लिए, ओके, इसको ब्राइबरी को और करप्शन को डिटेक्ट करने के लिए स्टेट पुलिस जो थी वो इनएफिशिएंट थी, वो सक्षम नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रखते हुए दिमाग में, ओके, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया जिसका कि नाम था स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है ना, ये फर्स्ट, आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट मतलब स्टेप था टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ जो आज का हमारा सीबीआई है उसका। ओके, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 1941 में ये पास किया गया था। बाद में धीरे धीरे वॉर ख़त्म हो गया, लेकिन आपको पता है कि हर एक सोसाइटी जो है वहाँ पे ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो कि अनलॉफुल तरीके से अर्न करना चाहते हैं या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट पाना चाहते हैं। ओके, वो करते क्या है कि जैसे उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलना है और वो करेंगे क्या कि घूस देंगे। ओके, कई बार ऐसा होता है कि घूस डिमांड भी किया जाता है कि हमें घूस दो तो हम तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को, तुम्हारा जो टेंडर है हम लोग उसे करेंगे क्या, पास कर देंगे। ओके, ऐसे में गवर्नमेंट ने सोचा कि इन सारी चीज़ों को, ये जो अनलॉफुल चीज़ें हैं, मतलब ब्राइबरी एंड करप्शन वाले मैटर्स हैं, इन्हें रोकने के लिए हमें इस एजेंसी का रिक्वायरमेंट आगे भी पड़ने वाला है। गवर्नमेंट ने इनिशियली, जैसा कि मैंने बताया, इसका सेटअप किया था जो वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट था उससे कंसर्न मैटर्स के लिए, बट बाद में 1942 के समय इन लोगों ने रेलवे को भी इंक्लूड कर लिया उसमें। ओके, अभी तक आप इसका दायरा समझिए, केवल जो जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कंसर्न हो, उस समय इस एजेंसी का सुपरिंटेंडेंस, मतलब इसके ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर हुआ करता था। ओके, उसके अंतर्गत ये स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट आता था और ये लोग केवल देखते थे ब्राइबरी एंड करप्शन केवल उन्हीं केसेस में जिनमें कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कंसर्न है। ओके, या वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट कंसर्न है। बाद में रेलवे को इंक्लूड कर लिया गया, तो थोड़ा सा दायरा जो है बड़ा हो गया। ये हुआ 1942 में। ओके,
अब हम लोग आ जाते हैं 1946 में। 1946 में चूँकि गवर्नमेंट को लगा था कि आगे भी हमें एजेंसी का रिक्वायरमेंट है, ऐसे मतलब ऐसा एक सेटअप हमारे पास होना चाहिए जो कि करप्शन एंड ब्राइबरी के मैटर्स को रोके। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने किया क्या, 1946 में एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। इसमें जो आज की एजेंसी है, इसके पावर्स क्या हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, इसका स्कोप क्या है, इसका जुरिस्डिक्शन क्या है, कैसे इसके पास केसेस रेफ़र किए जाएंगे, ये सारी बातें उसमें बताई गई थी। ओके, तो ये एक्ट जो है ना वो आज भी एग्जिस्टेंस में है और वही एक्ट जो है वो सोर्स है सीबीआई के जितने भी पावर्स हैं, सारे के सारे पावर्स का वो एक्ट जो है वो सोर्स है। ओके, तो सीबीआई काम करती है कैसे, किस बेसिस पे, उस कानून का नाम है यानी उस लॉ का नाम है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। अभी मतलब यानी जो इसका प्रेजेंट नाम है, हम लोग अब 1940 पहले मैंने 1941 बताया कैसे स्टार्ट हुआ, फिर 1942 पे आए। बीच वाला थोड़ा एक दो इंसिडेंट जो है उसे मैंने इग्नोर कर दिया, वीडियो लंबा ना हो जाए। 1946 में आ गए। अब हम लोग आ जाते हैं 1963 में। 1963 में जो आज की एजेंसी है इसका नाम सीबीआई किया गया। पहले इसका नाम ऐसे सीबीआई नहीं था, एक रिजोल्यूशन होम मिनिस्ट्री ने पास किया और ये पास हुआ था 1 अप्रैल 1963 को। और जो मतलब सीबीआई नाम का की जो संस्था है, जो एजेंसी है, ये सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट की एजेंसी है विथ पुलिस पावर्स, इसके पास पुलिस वाले पावर्स हैं। तो इसका नाम सीबीआई किया गया 1 अप्रैल 1963 को। तो फुली यहाँ तक आप समझ गए। अभी मैंने एक टर्म बताया कि इसके पास पुलिस के पावर्स हैं, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा जेन्युइनली कि क्या ये पुलिस है, या सभी लोग मतलब इसे पुलिस के तौर पे ट्रीट करते हैं, इसे मानते हैं कि ये पुलिस है, ये इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आप इसे स्टेट पुलिस की तरह देखते हैं तो ये गलत है। सीबीआई जो है उसके पावर्स जो हैं वो काफ़ी उसका दायरा जो है ना, दायरा एक तरह से मैं कहूँ तो जुरिस्डिक्शन नाम से आप अक्सर सुनते हैं, क्षेत्राधिकार, अधिकार क्षेत्र अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो, किन किन टाइप्स के केसेस ये देख सकती है उस पर मतलब वो काफ़ी लिमिटेड एरिया है। हर तरह के केसेस, जैसे नॉर्मल आपका पुलिस स्टेशन है बगल का, वो हर तरह के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है जो भी उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत अगर आते हैं। सीबीआई वैसा नहीं कर सकती। ओके, तो सीबीआई का दायरा बहुत सीमित है। इसका दायरा मैंने बताया कि पहले तो जो वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट था उससे कंसर्न जो ब्राइबरी एंड करप्शन के मैटर्स को देखती थी, बाद में रेलवे को इंक्लूड किया गया। जैसे जैसे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेटअप हुए ना, तो वो भी इसके जुरिस्डिक्शन में आ गए। जुरिस्डिक्शन को हम लोग एक एरिया मानते हैं जो कि जिसके अंतर्गत रह के ये काम कर सकती है। ओके, इसे हम लोग दायरा कहते हैं, अधिकार क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्राधिकार कहते हैं। तो ये करती क्या है, मतलब स्टार्ट कैसे हुआ, ये स्टार्ट हुआ पहले डिपार्टमेंट ऑफ जो वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट था उससे रिलेटेड, बाद में रेलवे इंक्लूड हो गया। अभी भी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की का मतलब सेटअप था, सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट वाले मैटर्स को ही देखती थी ये। बाद में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आई, मतलब जिनमें कि गवर्नमेंट का होल्डिंग मोर देन 50% है, ऐसी कंपनीज़, या सिंपल मैं कहूँ तो गवर्नमेंट कंपनीज़ आई, तो गवर्नमेंट कंपनीज़ को भी इसके दायरे में इंक्लूड कर लिया गया। मतलब वहाँ पे भी ब्राइबरी एंड करप्शन वाले केसेस जो हैं वो सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकती है। बाद में जब बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए 1969 में, तो उनके एम्प्लॉयज़ ओके वो इंक्लूड हो गए। तो इस तरह से इसका जुरिस्डिक्शन बढ़ा। जो एक्ट है यानी DSPE, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, तो ये एक्ट बताता है ओके, एक तो जुरिस्डिक्शन के बारे में बता देता है वो क्लियरली, साथ ही साथ वो ये कहता है कि जुरिस्डिक्शन जो है सीबीआई का उसे बढ़ाया जा सकता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे अंडर सेक्शन 5 वो जुरिस्डिक्शन को बढ़ा सकती है और स्टेट्स में ये काम कर सकती है एजेंसी। लेकिन एक लिमिटेशन है, वो है सेक्शन 6। सेक्शन 6 जो है वो कहता है कि स्टेट्स में काम करने के लिए आपको स्टेट्स का अप्रूवल लेना होगा, स्टेट्स का कॉन्सेंट लेना होगा। ओके, अंडर सेक्शन 6 मतलब आप अपने मन से ये नहीं कर सकते, मतलब स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर वाला पार्ट है आप जब चाहें उसे अपने हाथ में लेके और उस पर काम स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, आपको स्टेट्स का कॉन्सेंट लेना पड़ेगा।
स्टेट्स भी हैं जो मतलब स्टेट्स जो हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि उनका जो लॉ एंड ऑर्डर वाला पार्ट है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले, ओके, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर स्पेसिफिकली स्टेट्स के पावर में है, स्टेट्स के हाथ में है। तो सेंट्रल एजेंसी कोई उन सारे पावर्स को ले ले, ऐसा स्टेट्स कभी नहीं चाहेंगे। तो अकॉर्डिंगली जो एक्ट है मतलब DSP 1946 जो है ना वो लिमिटेशन प्रोवाइड करता है अंडर सेक्शन 6 कि आप जब तक अप्रूवल नहीं हो स्टेट्स का, मतलब स्टेट्स जब तक चाहेंगे नहीं आप काम नहीं करेंगे, ओके, मतलब उनकी जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। तो इतना पार्ट आप होपफुली समझिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा एक स्टेप और। इसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि ये कॉन्सेंट कैसे दिया जाता है, बिकॉज जो सेक्शन 6 है या सेक्शन 5 एंड 6 दोनों को ही हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में काफ़ी रिलेवेंट हैं ये, बिकॉज 5 जो है वो जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड करने की बात करता है और 6 जो है उस पर लिमिटेशन लगाता है स्टेट्स के अप्रूवल का। कॉन्सेंट जो है वो 3 तरह के हैं इसमें, ओके, 3 तरीके से केसेस, अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो 3 तरीके से CBI को केसेस रेफ़र किए जाते हैं। सबसे पहला जो है वो जनरल कॉन्सेंट है, ओके, दूसरा है केस स्पेसिफिक कॉन्सेंट, और तीसरा हम लोग देखेंगे तो कोर्ट्स, हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है वो डायरेक्ट कर दे कि CBI को केस मतलब ये ट्रांसफ़र किया जाए, तो फिर जो DSPE है यानी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो है ना उसका फिर कोई ये नहीं रह जाता। अगर एक्ट में कहा गया है कि मतलब कॉन्सेंट रिक्वायर्ड है तो फिर उन्हें कॉन्सेंट लेने का रिक्वायरमेंट नहीं रह जाता, ठीक है, अगर कोर्ट्स कह दें तो। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जनरल कॉन्सेंट के बारे में। जनरल कॉन्सेंट जो है जनरली स्टेट्स करते क्या है ना कि अंडर सेक्शन 6 ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है स्टेट्स की तरफ से, लेकिन ये दिया जाता है जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के उन्हीं के अगेंस्ट, ओके, मतलब उनसे रिलेटेड जो केसेस हैं ना आप फ्रीली इन्वेस्टिगेट कीजिए। करप्शन एंड ब्राइवरी के केसेस उन्हें आप फ्रीली मतलब इन्वेस्टिगेट कीजिए और जो काम आपको करना है वो आप कर सकते हैं। तो ये जनरल कॉन्सेंट का पार्ट है। दूसरा जो है वो केस स्पेसिफिक कॉन्सेंट वाला मतलब आ जाता है। दूसरा जो तरीका है इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिकमेंडेशन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है और इसके बाद CBI जो है ना उसके दायरे में, उसके जुरिस्डिक्शन में आ जाता है। जुरिस्डिक्शन होपफुली आप समझ गए, तो उसके दायरे में आ जाता है, क्षेत्राधिकार में आ जाता है। उन केसेस पे CBI फ्रीली काम कर सकती है फिर, ओके। बट ट्रांसफ़र के लिए कॉन्सेंट का रिक्वायरमेंट, कॉन्सेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टेट्स जब तक कहेंगे नहीं, हामी नहीं भरेंगे, स्टेट्स ये नहीं बोलेंगे कि हाँ आप इन्वेस्टिगेट कीजिए इन मैटर्स को, तब तक CBI इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। खुद से केसेस ये कर ले, वो खुद से केसेस मतलब क्या कहें उसे, इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दें, ऐसा कभी नहीं होता CBI में, ओके। प्राइमरी जुरिस्डिक्शन मैंने बताया वो लिमिटेड है दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरीज़ में ही इसका, ओके। तीसरा मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कोर्ट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं केसेस को। कोर्ट्स कह देते हैं कि हाँ इस मैटर को CBI से इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। तो अभी आपने होपफुली एक पॉइंट तो ज़रूर समझ लिया होगा कि CBI जो है मेनली कंसर्न है करप्शन एंड ब्राइवरी से, ओके। आप CBI के बारे में मतलब कहीं भी अगर पढ़ें तो मेनली इसे कहा जाता है कि ये मतलब एंटी करप्शन ब्यूरो की तरह है जो कि स्टेट्स में काम करते हैं, ओके। मुख्य इसका जो काम है ना वो है करप्शन को रोकना, ब्राइवरी को रोकना। इसके ऊपर यानी CBI के ऊपर 2 डिपार्टमेंट्स हैं। पहला तो है एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करके। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, मेरे को एग्जैक्ट डेट्स नहीं याद आ रहे हैं, 2002 और 2003 में एक एक्ट पास किया गया था CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट करके। तो जब वो फॉर्म हुआ ना तो वो इसका सुपरिंटेंडेंस जो था CBI का, पर्टिकुलरली जो करप्शन एंड ब्राइवरी वाले मैटर्स हैं, यानी वो सभी के सभी मैटर्स जो कि आते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंतर्गत, उन सभी का सुपरिंटेंडेंस हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करता है, ओके। बाकी के जितने भी केसेस, बाकी के जितने भी मैटर्स हैं उनका सुपरिंटेंडेंस जो है वो है DOPT के पास, जिसे कि हम लोग कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो ये 2 डिपार्टमेंट्स हैं जिनके पास की सुपरिंटेंडेंस है CBI का। करप्शन वाले मैटर्स जो हैं, ब्राइवरी वाले जो मैटर्स हैं, उसका सुपरिंटेंडेंस है CVC के पास यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास, और बाकी के जितने भी मैटर्स हैं उन सभी का है DOPT के पास यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के पास, ओके। तो ये मतलब एजेंसी जो है ना ये CBI के ऊपर है। अभी हम लोगों ने इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो समझ लिया
कौन इसके ऊपर है इस एजेंसी के, वो समझ लिया, हम लोगों ने इसकी हिस्ट्री को समझ लिया, और ये फॉर्मेशन क्यों किया गया था। मैंने बार बार इस चीज़ को रिपीट किया है कि करप्शन एंड ब्राइबरी को रोकने के लिए तो ये एजेंसी आज भी मुख्य रूप से करप्शन एंड ब्राइबरी पे ही काम करती है। ओके, तो आपका एक जेन्युइन क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होगा कि फिर एंटी करप्शन ब्यूरो क्या है। वो भी न्यूज़ में कभी कभी सुनने को मिलता है, एंटी करप्शन ब्यूरो। तो एंटी करप्शन ब्यूरो जो है ना, वो सीबीआई की तरह का ही एक एजेंसी है जो कि स्टेट लेवल पे काम करता है। सीबीआई का जो जुरिस्डिक्शन है, जो अधिकार क्षेत्र है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उन पे तो है, बट स्टेट गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उन पे नहीं है। ओके, तो उनको देखने के लिए या फिर स्टेट में जो करप्शन एंड ब्राइबरी के मैटर्स हो रहे हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे पास एंटी करप्शन ब्यूरोज़ हैं। ठीक है, इसके बाद आपने नाम सुना होगा एनआईए का, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए जो है और सीबीआई, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। एनआईए का फॉर्मेशन जो है ना, वो अभी मतलब जिस रूप में है वो आया था 2009 में, 2009 में एनआईए का फॉर्मेशन हुआ था, यानी गठन किया गया था। ये हुआ था, एक एक्ट पास किया गया था 2008 में, जिसे कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 2008 के नाम से जानते हैं। और इसका मुख्य काम है जो टेररिज्म है उसको इन्वेस्टिगेट करना, उनकी फंडिंग जो है उनको इन्वेस्टिगेट करना। तो ये मेनली एनआईए जो है मुख्य रूप से टेररिज्म एंड उससे जुड़ी हुई जो गतिविधियाँ हैं उनके लिए फॉर्मेशन है। तो एनआईए कम्प्लीटली सेपरेट है। इसके बाद आप कहेंगे हमारे पास इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या काम करती है? तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में मैं बता दूं कि इसका काम मुख्य रूप से 2 लॉज हैं हमारे, उन 2 लॉज के अंतर्गत आता है। एक है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, एंड एक है ये फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FEMA हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, 1999। एनआईए जो है उसका अपना एक लॉ है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट करके, तो वो उसके अंतर्गत काम करता है। सीबीआई जो है वो काम करता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंतर्गत। अभी हम लोग देखते हैं इसके पास 3 डिविजन्स हैं टोटल। सबसे पहला है हमारा ये मतलब एंटी करप्शन डिवीज़न, एंड दूसरा है इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीज़न, एंड तीसरा है स्पेशल क्राइम्स डिवीज़न। तो अभी तक मेरा जितना भी डिस्कशन था वो एंटी करप्शन डिवीज़न वाले पे ही था। दूसरे पे हम लोग आते हैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीज़न। आप लोग अक्सर देखते हैं कि बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं जिनमें कि कंपनीज एंगेज होती हैं, बहुत सारा फंड जो है, बहुत सारा पैसा इन्वेस्टर्स का लगा हुआ होता है। तो वो सारे के सारे मतलब इन्वेस्टिगेशंस जो है वो सीबीआई कर सकती है। ये इसे देखने के लिए, मतलब इन सारे जो स्कैम्स हैं, ये फ्रॉड्स जो हैं जो बड़े लेवल के होते हैं, इन्हें देखने के लिए इसका इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीज़न है अपना, और उसके अंतर्गत वो इन्वेस्टिगेट करती है। इसके बाद आता है तीसरा इसका स्पेशल क्राइम्स डिवीज़न। तीसरा जो इसका डिवीज़न है, तो तीसरे डिवीज़न में, तीसरे पार्ट में, जैसे अभी सुशांत सिंह वाला केस आया है, ठीक है, तो आईपीसी में जो रजिस्टर्ड मैटर्स हैं, जो आईपीसी के अंतर्गत जिनमें एफआईआर दर्ज किया गया है, उन केसेस को भी सीबीआई को रेफ़र किया जा सकता है। बट अगेन आप यहाँ पे ध्यान रखिए, कॉन्सेंट वाला पार्ट फिर से आ जाता है, बिना कॉन्सेंट के नहीं हो सकता। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिक्वेस्ट करेगा एक अंडर सेक्शन 6 ऑफ DSPE कहने का मतलब होता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। उसके अंतर्गत एक ये लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ केस को ट्रांसफ़र किया जाए, मतलब सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि ओके फाइनली अंडर सेक्शन 5 हम लोग जुरिस्डिक्शन को बढ़ाते हैं और उस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र करते हैं, रेफ़र करते हैं। तो ये कैसे केसेस होते हैं? क्या हर तरह के केसेस हम लोग सीबीआई को रेफ़र कर सकते हैं? नहीं। जो स्पेशल क्राइम्स डिवीज़न है, तो इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले आते हैं, ऐसा मैटर जिसमें कि जो मतलब पब्लिक जो है वो पब्लिक के क्या कहूँ मैं, पब्लिक इंटरेस्टेड हो गई है जिनमें भी, जैसे सुशांत सिंह वाला केस हुआ है, सेंसेशनल जो मैटर्स हैं, ठीक है, तो वो सारे आते हैं स्पेशल क्राइम्स डिवीज़न में। मेनली सीबीआई के काम करने का जो तरीका है ना, ये करप्शन वाले मैटर्स में ये एक ट्रैप जो है ना ये करती है, जाल बिछाती है, और जो मतलब ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में जो एंगेज होने वाला आदमी है वो करता क्या है कि वो चलते हुए उस जाल में पहुंच जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको ब्राइब ऑफ़र किया जाता है, कहा जाता है कि आप ये घूस ले लीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीबीआई को अप्रोच कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे अप्रोच करने का तरीका बताया हुआ है। अगर आप
आपको आप ब्राइब लेना चाहते हैं तो जिस आदमी से आप मांग रहे हैं वो आदमी भी अप्रोच कर सकता है सीबीआई को। अच्छा, इसके बाद सीबीआई में आखिर ऐसा क्यों होता है कि लोगों का कहना होता है कि मतलब सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाए, ओके, सीबीआई को केसेस ट्रांसफ़र किए जाएँ। तो सीबीआई जो है एक प्रोफेशनल मतलब एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोफेशनल एजेंसी है जो कि क्राइम्स को जो करप्शन एंड ब्राइबरी वाले मैटर्स हैं उनको एक प्रोफेशनल तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूज़ से वो अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट कर सकती है। उनका अपना एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग वो ऑपरेट करते हैं, मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। और कई बार उन्हें दूसरे जैसे फॉरेंसिक लैब्स हैं उनका उनका उपयोग करते हैं वो, और उनके उपयोग से वो जो मतलब जो भी क्राइम हुआ है जैसे करप्शन या ब्राइबरी या फिर स्पेशल क्राइम्स डिवीज़न की अगर मैं बात करूँ तो उनकी मदद से मतलब फॉरेंसिक लैब्स की मदद लेते हैं। तो एक तरह से ये एक प्रोफेशनल एजेंसी है जो कि केस को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है। इसके बाद एक पॉइंट और मैं यहाँ पे बता दूँ कि क्या स्टेट्स सीबीआई को अपने यहाँ काम करने से रोक सकते हैं कि नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया जनरल कॉन्सेंट, अभी रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ देखा है तो राजस्थान ने जनरल कॉन्सेंट जो दिया था सीबीआई को उसे विड्रॉ कर लिया है। अब सीबीआई को करना क्या होगा, हर केस मतलब केस वाइज कॉन्सेंट ऑब्टेन करना होगा स्टेट का। केस वाइज मतलब हर एक केस में कॉन्सेंट लीजिए और इसके बाद आप आगे बढ़िए। या स्टेट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करना चाहें तो वो रिक्वेस्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से और रिक्वेस्ट करके सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाएगा अकॉर्डिंगली, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उस एक्सेप्ट को मान ले तो। ऐसा देखा गया है ना कि स्टेट्स में अगर अपोजिशन की गवर्नमेंट हो तो उनका हमेशा एक्यूजेशन रहता है, ऐसा एलिगेशन रहता है कि सीबीआई जो है वो सेंट्रल एजेंसी है तो हम लोग इसे अलाउ नहीं करने वाले। हम लोगों ने वेस्ट बंगाल में देखा है, हम लोगों ने आंध्र प्रदेश में भी देखा था। हालांकि आंध्र प्रदेश में जिस समय चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट थी उस समय सीबीआई को बार कर दिया गया था, ओके। जनरल कॉन्सेंट जो था ना वो विड्रॉ कर लिया गया था, बाद में हालांकि रिस्टोर कर लिया गया। जब से जगन मोहन रेड्डी का गवर्नमेंट वहाँ पे है तब से रिस्टोर कर लिया गया है उसे, मतलब जनरल कॉन्सेंट को रिस्टोर कर लिया गया। राजस्थान में अभी रिसेंट हुआ है, कुछ महीने पहले की बात है ये, जब जनरल कॉन्सेंट विड्रॉ कर लिया गया। तो सीबीआई को स्टेट्स जो है ना इफेक्टिवली रोक सकते हैं, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट्स का मैटर है। कोई भी नहीं चाहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर को कोई सेंट्रल एजेंसी जो है अपने हाथ में ले ले और अपने मन से यूज़ करे। यही मुख्य कारण है ना जिसके चलते ये हुआ है, यानी वो लिमिटेशन प्रोवाइड किया गया है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 में लिमिटेशन वो डाला गया है कि आपको हमेशा स्टेट्स की सहमति से ही काम करना है, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्पेसिफिकली स्टेट्स का एरिया है। तो होपफुली ये पॉइंट्स आप समझ गए सीबीआई के बारे में। अगर आपको जानने को मिला कुछ इस वीडियो से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है।